इब्ने इंशा का सफरनामा। चलते हो तो चीन को चलिए। तहरीर इब्ने इंशा, आवाज आरिफ बाहलीम। खान साहब की भूख कमजोर हो गई थी। जिन बुजुर्ग का यह तस्करा है वो चीन का दौरा करने वाले अदीबों के वफ्द में हमारे साथी थे। तबई इनकिसार के बायस अपने नाम का ऐलान शायद पसंद न करें, लिहाजा हम उनको सिर्फ खान साहब के नाम से याद करेंगे। खान साहब बुजुर्ग आदमी हैं, 60-65 से ऊपर उम्र है। पीकिंग में पहले ही रोज जब हम नाश्ते की मेज पर बैठे और बैरे ने ऑर्डर लेना शुरू किया तो सबसे पहले हमारी बारी थी। हमने कहा 1 अंडा हाफ बॉइल्ड। हमारे दूसरे रफीक ने कहा 2 अंडे। खान साहब के आगे शमा पहुंची तो बोले 3 अंडे। हमने पहले ये समझा कि नाश्ते की मेज नहीं नीलाम घर है और बोली बढ़ रही है। अब इससे अगला आदमी 4 अंडे मांगेगा। फिर यह ख्याल किया कि खान साहब को कुछ गलतफहमी हुई है, लिहाजा अर्ज किया कि क़िबला सिर्फ अपने लिए ऑर्डर दीजिए, सारी मेज के लिए नहीं। अपना ऑर्डर हम दे चुके हैं। खान साहब ने कहा, जी मैं अपना ही ऑर्डर दे रहा हूं। और देखना बैरा, 8 टोस्ट, चंद टिक्कियां मक्खन के, दलिया, दही और कुछ भुने हुए गुर्दे और सब्जी मछली वगैरह भी, लेकिन जल्दी। हाँ, कॉफी भी। बहुत बेहतर जनाब। चावल हैं? जी हाँ, 1 प्लेट उनकी भी। शाबाश मेरे भाई, झपाक से। बाज लोग नाश्ता डट कर लें तो फिर दिन भर कुछ नहीं खाते। हमने खान साहब को उन्हीं में शुमार किया। लेकिन लंच पर जब आधे लोगों ने चीनी खाने का ऑर्डर दिया और आधों ने यूरोपियन खाने का, तो बैरा फख्र से बोला कि जनाब पाकिस्तानी खाना चाहिए तो इसका भी इंतजाम है। पराठे हैं, दाल है, सब्जी है, भुना गोश्त है, वगैरह वगैरह। खान साहब ने कहा, मियाँ हमारे लिए तीनों ले आओ। विलायती खाना तो खैर हमें मरगूब है ही, लेकिन अब चीन में है तो थोड़ा सा चीनी खाना भी चख लेंगे और पाकिस्तानी खाने भी देखें कि तुम बनाते कैसे हो। इस मौके पर उन्होंने हाजरीन से खिताब करके मौज़ तुंग का मशहूर मकूला भी दोहराया कि रंगारंग फूलों को अपनी अपनी बहार दिखाने दो। अब चेयरमैन माओ का नाम बीच में आए और कोई दम मार सके, नामुमकिन। किस्सा मुख्तसर ये कि खान साहब ने पहले रोज से जिस सुलह कुल पॉलिसी का आगाज किया उसे आखिर तक निभाया। किसी प्लेट से और किसी किस्म के खाने से कोई तासुब न बढ़ता। अगर कोई प्लेट दूर रखी जाए तो फौरन किसी रफीक से फरमाते थे, वो क्या चीज है, इसे भी तो जरा देखें। अब हम जैसे न्याजमंद भी ताउन करने लगे। जहां उनकी प्लेट को खाली होते देखा, एक बड़े चमचे से एक नई किस्त डाल दी। इंसाफ से कहना पड़ता है कि उन्होंने कभी किसी का हाथ ना रोका, कभी किसी की दिल शिकनी ना की। मछली हो या सब्जी, बीफ हो या दुम्बे की चक्की, खान साहब ने सबको एक ही आंख से देखा, दूसरी वो बंद कर लेते थे। चीन की चाय तो खैर खास किस्म की होती है, चंद पत्तियां और पानी, न दूध न मीठा। लेकिन हमारे लिए खास तौर पर उस जोशांदे का इंतजाम किया जाता था जिसे हम अपने यहाँ चाय कहते हैं। वहां इसका नाम खौंचा है। खान साहब भी यही पीते थे, लेकिन इसका नुस्खा भी उनका अपना था। वो इसमें एक टिकिया मक्खन की जरूर डालते थे और इसके बाद दूध। लेकिन एक रोज बैरे को दूध लाने में कुछ देर हो गई तो हमारे मखदूम पीर हसामुद्दीन राशिदी ने, जो उनका खास ख्याल रखते थे, फरमाया कि हजरत दूध नहीं तो ना सही, एक मक्खन की टिकिया इसके हिस्से की और डाल लीजिए। आखिर असल तो दोनों चीजों का एक ही है। खान साहब को ये बात पसंद आ गई। थोड़ी देर में दूध आ गया तो उन 2 टिक्कियों के अलावा उन्होंने कोई आध पाव दूध भी डाल लिया। याद रहे कि वहां चाय उस गिलास में दी जाती है जिसमें हमारे यहाँ मोची दरवाजे के पहलवान लस्सी पीते हैं। इसके बाद 2 टिक्कियां उनका मामूल बन गई। आपने कभी आइसक्रीम को देखा है जो रखे रखे पिघल गई हो? बस यही रंग होता था खान साहब की चाय का। चीन में हमारी किस्मत में हैरानी ही हैरानी लिखी थी। बाहर जाते तो चीन वालों के कारखाने, म्यूजियम, कम्यून वगैरह देखकर हैरान होते थे, और होटल में होते थे तो खान साहब को देखकर वजद करते थे। हम कभी फैसला न कर पाए कि इन दोनों में ज्यादा हैरान करने वाली कौन सी बात है। उधर जाता है या देखें इधर परवाना आता है। लेकिन खान साहब की दास्तान अभी खत्म नहीं हुई। पीकिंग से चलकर हम वस्त चीन के शहर दोहान पहुंचे तो एक शाम खान साहब को कदरे परेशान पाया। हमने कहा, खान साहब क्या बात है? बोले, बात तो कुछ खास नहीं, लेकिन यहाँ के बैरे मेरी जुबान नहीं समझते। हमने कहा, आखिर इनको अपनी जबान समझाने और उनकी जबान समझने की जरूरत ही क्या है? वो बहुत सा लाकर रख देते हैं, हम बहुत सा खा लेते हैं। अब रही जबान दानी, इसका इंतजाम पीकिंग यूनिवर्सिटी में है जहां हमारी जबान सिखाई जाती है। लेकिन ये खालिस इल्मी मसला है, इसमें हमें आपको तरद्दुद की क्या जरूरत?
بولے آپ نہیں سمجھتے، بات یہ ہے کہ پیکنگ میں بیروں کو معلوم تھا کہ صبح 4 بجے اٹھ کر میں چائے کے ساتھ 2 انڈے اور 3-4 ٹوسٹ کھاتا ہوں، وہ اس لیے کہ پھر ناشتہ میں دیر سے یعنی 8:30 بجے کرتا ہوں۔ لیکن یہاں کے بیروں کو یہ معمول کیسے سمجھاؤں؟ ترجمان بھی کوئی اس وقت موجود نہیں۔ ہم نے کہا وہ جو آپ نے پون سیر دودھ کا گلاس اپنے کمرے میں بھجوایا ہے اور سیبوں کی قاب بھی میں جو دیکھ آیا ہوں، ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا وہ تو میرا سوتے وقت کا ناشتہ ہے، میں تو صبح کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے کہا یہ سحری آپ ہمیشہ سے کھاتے آئے ہیں؟ بولے گھر میں تو نہیں، لیکن پیکنگ میں اس کی پابندی کرتا رہا ہوں۔ خان صاحب سیب بہت رغبت سے کھاتے تھے اور انگریزی کے اس مقولے کا ورد کرتے جاتے تھے کہ روزانہ ایک سیب کھاؤ، ڈاکٹر کو بھگاؤ۔ ہم نے کہا خان صاحب چین میں تو خیر ڈاکٹر بہت ہیں اور یوں بھی یہاں ہماری نوبت چند روزہ ہے، لیکن اپنے ملک میں آپ نے اس ترکیب سے ڈاکٹروں کو دفع دفعان کرنا شروع کیا تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے خان صاحب کے اتنا کھانے کا اثر یہ تھا کہ وہ ہفتے میں بمشکل 2 روز ہی صاحب فراش ہوتے تھے۔ ہمارے میزبان ہم پر ایسے مہربان تھے کہ ڈاکٹر کا بندوبست فوراً کرتے تھے۔ ایک روز جب ڈاکٹر ان کا احوال پوچھ رہا تھا تو ہم بھی قریب ہی تھے، بس اتنی بھنک کان میں پڑی۔ خان صاحب نے کنکھیوں سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا، بس بھوک ہی تو کمزور ہو گئی ہے۔